स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आगरा में हैवानियत की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक बछड़े की पीट कर हत्या कर दी गई। बछड़े की पिटाई का वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। बताया जा रहा है कि बछड़ा पशुओं का चारा खाने गया था, तभी उसके इतनी बेरहमी से उसे पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। पूरा मामला थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र का है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगरा में हैवानियत की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक बछड़े की पीट कर हत्या कर दी गई। पिटाई की वजह बताया जा रहा है कि पशुओं का चारा खाने गया था यह बछड़ा, तभी उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरिफ संवाददाता आगरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, जो कैमरे में कैद हुआ, कह सकते हैं बेहद हैवानियत का खेल खेला गया है यहाँ पर। क्या इस शख्स के खिलाफ अब किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? बिल्कुल नीलू, आपने ठीक कहा कि हैवानियत पूरी तरह से पार कर दी गई। सिर्फ ये एक बछड़ा है, घुमंतू बछड़ा है, सड़क पर घूमते रहते हैं और पालतू जो जानवर हैं उनका खाना खाने के लिए ये चला गया था। उसके बाद जो जानवर इनके पल रहे थे वो दोनों लोग आए और उन जमकर उस बछड़े को पीटा। और देखिए तस्वीर इस तरह से दिख रही है, जमकर उसको पीटा गया, जमीन पर गिर गया और थोड़ी देर के बाद जब आगे चला तो बछड़ा की मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार पशुओं पर जो क्रूरता बरती जा रही है, चाहे केरला का मामला हो चाहे आगरा का मामला हो, तो बेहद शर्मनाक बात है कि लोगों को आखिर हुआ क्या है, कैसे किस तरह से एकदम जानवर टूट पड़ते हैं और उनकी पीट कर हत्या कर देते हैं। बिल्कुल आरिफ, जिस तरह से इस बछड़े को मारा गया है, अब तो गोवध प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया, अध्यादेश लाया गया है कि अगर कोई इस तरह से गोवध करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। तो क्या अब इस शख्स के खिलाफ भी इसी अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हो सकती है? देखिए बिल्कुल, चूंकि कल का मामला है तो मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है। फिलहाल जो अमेंडमेंट आया है, जो बिल आया है, जो कानून बना है, उसको लेकर अब आगरा की पुलिस तय करेगी कि क्या इन मामलों में, क्या इस केस में इस तरह का मामला दर्ज होगा या फिर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। तो अभी पुलिस इस मामले को लेकर बड़े अधिकारियों से बात कर रही है कि जो नया बिल सामने आया, नया कानून बना है, वो इसमें इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। तो कुल मिलाकर ये है कि एक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है, दोनों को बहुत स्पीड से गिरफ्तार भी किया है और इसमें कार्रवाई भी की है। देखिए अभी कई मामले सामने आए हैं, उसको लेकर पुलिस कोई लापरवाही बिल्कुल बरतने के मूड में नहीं है। पहले भी कई बार गौवंशों को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन अब ये बड़ा हैवानियत वाला बिल्कुल आरिफ, तो कहा जा सकता है जिस तरह से इस बछड़े की पीट कर हत्या कर दी गई, अब इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और इन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जो कि इस बछड़े की हत्या में शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर की छत पर सोते समय बदमाशों ने यह हत्या की है। युवक के सिर में 2 गोलियां मारी गई है। पीछे से घर में छत पर चढ़े थे ये बदमाश। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव लाटपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर की छत पर सो रहा था, बदमाश पीछे से घुसे, छत पर चढ़े और फिर इसके सिर पर 2 गोलियां दाग दी है और वहीं इसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। 2 महिलाओं समेत 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। वहीं कानपुर में कोरोना से अब तक मरने वालों की तादाद 20 तक जा पहुंची है। कोरोना मरीजों की संख्या 558 तक पहुंच गई है। कानपुर में 41 इलाके अब इस वक्त हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं। तो कानपुर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है, जिनमें 2 महिलाएं, 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत बताई जा रही है। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में कोरोना से एक और मौत हो गई है। 30 साल की महिला की कोरोना से मौत। श्यामनगर की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में इनकी मौत हुई है। मौत के बाद कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा अब मेरठ में 41 जा पहुंचा है। और अनामिका शुक्ला प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। असली अनामिका के सामने आने के बाद प्रयागराज की कथित अनामिका शुक्ला ने प्रयागराज के बीएसए को व्हाट्सएप के जरिए इस्तीफा भेज दिया है। 6 जून के बैकडेट पर यह इस्तीफा भेजा गया है।
हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें, आप देखेंगे अभी कि किस तरह से यहां पर जो कथित तौर पर अनामिका अपने आप को बता रही थी, प्रयागराज के अनामिका, उसके खिलाफ 2 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई थी। फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली रीना सिंह ने प्रयागराज में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी हासिल की थी। अनामिका शुक्ला के ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था और निवास प्रमाण पत्र फर्जी लगाया था। निवास प्रमाण पत्र से ही खुलासा हुआ कि अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्रुखाबाद की रीना सिंह ने नौकरी की थी। दूसरी तस्वीर में असली अनामिका शुक्ला की तस्वीर आप देख सकते हैं। असली अनामिका शुक्ला गोंडा की हैं और तमाम आरोपों के बाद उन्होंने बीएसए के दफ्तर का रुख किया। साथ ही आरोप लगाया कि उनके आलेखों का गलत इस्तेमाल कर लोगों ने नौकरी हासिल की है। बीएसए दफ्तर में अपने सारे अभिलेख उन्होंने दिखाए हैं। बीएसए इंद्रजीत प्रजापति को वो मिली हैं, अपने पति और बच्चे के साथ वो पहुंची। अनामिका ने वहां एक एक कर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और खुद को बेकसूर बताया है। और बड़ी खबर अयोध्या से यहां पर आज आ रही है कि यहां पर 10 जून से राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। आज मंदिर की नींव के लिए पहली ईंट रखी जाएगी और इस अवसर पर आज राम जन्मभूमि स्थल पर कुबेर टीला मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाएगी। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में राम मंदिर के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए राम जन्मभूमि स्थल को मंदिर निर्माण के लिए दिया था, जिसके बाद से तैयारियों का दौर लगातार जारी है और आज राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी जाएगी। महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से कमल नयन दास और अन्य पुजारी पूजा करेंगे। हम रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे। भैया आईडी देख रहे कहाँ है? कुबेर टीला पर गए, भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। दिन निश्चित हुआ तो आज अभिषेक के लिए सारी तैयारी भगवान शशांक शेखर शिव का आज हम लोग अभिषेक करेंगे। 28 वर्षों बाद भगवान राम के परिसर में कोई धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक होगा। कुबेर टीला स्थित शशांक शेखर का मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर पर न्यास अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, वो यहाँ पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं और राम जन्मभूमि की बाधाओं को समाप्त करने का आशीर्वाद भगवान भोले से मांगा है। इस पूरे कार्यक्रम में 25 मार्च से, जब से भगवान रामलला अस्थायी मंदिर में शिफ्ट हुए, उसके बाद से ही अंदर तमाम तरीके के धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। गौ पूजन हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, साथ ही जो और भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पर वैदिक विद्वान हैं नियमित रूप से पूजन पाठ कर रहे हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज का दिन बेहद खास है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास 11 लीटर काली गाय के दूध से अभिषेक करेंगे और इस दूध से अभिषेक का उद्देश्य यही होगा कि रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त आने वाली बाधाओं को अब भागे भगवान शिव समाप्त करें और जल्द ही अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अयोध्या से निमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। आज मंदिर की नींव रखी जानी है, कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और जिस तरह से शिव का भी आज दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम आज? देखिए नीरू, मैं आपको बता दूं कि जो राम जन्मभूमि परिसर है उसमें 28 वर्षों के बाद कोई धार्मिक अनुष्ठान बृहद स्तर पर शुरू होने जा रहा है। हालांकि अस्थायी मंदिर में भगवान के शिफ्ट करने के साथ ही वहां पर जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा गर्भगृह पर जमीन का शुद्धिकरण, गौ पूजन और देवताओं का आवाहन ये लगातार 25 मार्च से चल रहा है। लेकिन इस बार का जो आज का जो कार्यक्रम है रुद्राभिषेक का, ये बेहद खास है क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, उनकी तरफ से उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी शशांक शेखर का मंदिर, ये कुबेर टीला राम जन्मभूमि परिसर में एक पुरातत्व संरक्षित उद्यान है कुबेर टीला का, उसमें भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, शशांक शेखर भगवान का मंदिर है। उस पर बाकायदा पूजन अर्चन करेंगे। इसके लिए बाकायदा 11 लीटर काली गाय का दूध लिया गया है। काली गाय का दूध का भी विशेष महत्व है। विघ्न हरता होती हैं इस तरीके के गाय का जो दूध है, इससे अभिषेक करने पर किसी भी तरीके की विघ्न और दुविधाएं समाप्त होती हैं। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया उसी दिन सतत चालू हो गई थी जिस दिन भगवान राम को
अगर जहां देखा जाए गर्भगृह से बैठे तो वहां से अलग स्थान पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज की जो है आज वो एक धार्मिक अनुष्ठान है। साथ ही L&T कंपनी जो मंदिर राम मंदिर के लिए बेस न्यू बनाएगी, उसका भी आज से काम शुभारंभ होना था, लेकिन फिलहाल अभी उसकी मशीनें और मजदूर यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो एक सांकेतिक पूजन केवल वहां पर होगा। उसके बाद भगवान राम की रुद्राभिषेक के बाद आरती होगी और आरती में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं राजेंद्र सिंह पंकज, वो उपस्थित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं ज्यादातर दिल्ली में है। माना ही जा रहा है, अगर सूत्रों की बात है तो आज से कल तक में दिल्ली में PM हाउस जाकर के ट्रस्ट के महासचिव ये प्रधानमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद उनको यहाँ अयोध्या आकर शिलान्यास का निमंत्रण भी देंगे। लेकिन अभी ये चीजें सूत्रों के हवाले से है। फिलहाल मंदिर के अंदर अनुष्ठान शुरू हो गया है और अनुष्ठान के साथ ही जब रुद्राभिषेक पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भगवान राम की जो है वो भव्य आरती की जाएगी और उसमें संत और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी शामिल होंगे। जी चलिए, तो आज कार्यक्रम है और बहुत सालों के बाद जिस तरह से निमेश भी बता रहे हैं कि पूजा अर्चना शुरू की गई है और तमाम विधि विधान के साथ ये पूजा संपन्न की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निमेश, तमाम जानकारी देने के लिए। और गोवंश की रक्षा के लिए योगी सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी मिल गई है। गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब उत्तर प्रदेश में गोवध करने पर 10 साल तक की सजा होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट के द्वारा आज जो गोवध के लेकर जो अध्यादेश लाया गया, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इसका स्वागत करती है। उत्तर प्रदेश की जनभावनाओं का सम्मान आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। हमको ये स्मरण रखना होगा कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण से यहाँ कृषि की जो आधार है, कृषि की जो रीढ़ है वो गौवंश है। आज जब हम जैविक कृषि की बात करें या कृषि के उत्थान की अगर चर्चा करेंगे, हम श्वेत क्रांति की बात करेंगे, दुग्ध की क्रांति की बात करेंगे, तो उसके लिए जो आवश्यक है वो गौवंश की रक्षा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ये एक सख्त कानून लाए हैं। इस कानून के बनने के ये अध्यादेश जब कानून का रूप लेगा और ये इसमें जब ये जरूर इस अध्यादेश के पास होने के बाद में इसका जो लाभ है वो कृषकों को मिलेगा और निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की जन भावनाओं का सम्मान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करती है और इस बिल पास करने के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने का मामला कोर्ट में आज दर्ज होंगे। इस पर बयान बृजभूषण शरण सिंह, पवन पांडे, सतीश प्रधान के बयान आज दर्ज होने वाले हैं। बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, पवन पांडे पूर्व विधायक और सतीश प्रधान शिवसेना के पूर्व सांसद हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते सतीश प्रधान आने में असमर्थ हैं। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बयान दर्ज करवाने आ रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक पवन पांडे भी आज कोर्ट में आ सकते हैं। प्रत्येक आरोपी से करीब 1000 सवाल पूछे जाने हैं। सीबीआई विशेष कोर्ट अयोध्या प्रकरण में हो रहे जो बयान है उसको दर्ज करेंगे और 31 अगस्त तक मामले में फैसला आना है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अयोध्या विवादित ढांचे पर आज बयान दर्ज होना है। इस बयान के कितने मायने हो सकते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, क्या खबर मिल रही है? नीलू, देखिए, देश का सबसे हाई प्रोफाइल मामला है अयोध्या से जो विवादित ढांचा गिराया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सीबीआई की एक विशेष जज हैं अयोध्या प्रकरण, उनकी कोर्ट में इसमें बिल्कुल आखिरी का काम चल रहा है, जिसको सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 313 उसके तहत बयान दर्ज किए जा रहे हैं। रामविलास वेदांती के कल बयान दर्ज हुए थे। आज जो बयान दर्ज करने के लिए 3 आरोपियों को बुलाया गया था उसमें बृजभूषण शरण सिंह जो इस वक्त गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक पूर्व विधायक पवन पांडे और शिवसेना के पूर्व एमपी सतीश प्रधान को बुलाया गया था। जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सतीश प्रधान जो करीब 80 वर्ष के हैं, अस्वस्थ भी चल रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह पहुंच रहे हैं। आज बृजभूषण शरण सिंह इस मामले में अपने बयान दर्ज करवा सकते हैं। माना जा रहा है कि पूर्व विधायक पवन पांडे भी आ सकते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है नीलू, चूंकि ये आपराधिक मामला है। एक मामला जिसमें नवंबर 2019 में आ चुका है फैसला, वो जन्मभूमि
कि उस ज़मीन के हिस्से को लेकर विवाद था, लेकिन ये वो मामला है जो ये तय करेगा कि अयोध्या स्थित ढांचा किसने गिराया था, क्या उसमें किसी की साजिश थी, क्या लोगों को भड़काया गया था। तो ऐसे जो तमाम आरोप लगे हैं, जिनकी एफआईआर अयोध्या में राम जन्मभूमि कोतवाली में एफआईआर दर्ज है, ये उस पर फैसला आना है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि क्या वाकई जो बड़े नेता थे जो इसमें आरोपी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, ये सभी इस मामले में आरोपी हैं। इसके बाद ये आगे में ब्रजभूषण शरण सिंह भी हैं, उसमें पवन पांडे भी हैं, सतीश प्रधान भी हैं। तो 31 अगस्त तक इस मामले की सुनवाई पूरी होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें आदेश दे दिया जाए। सीबीआई के जो विशेष जज हैं अयोध्या प्रकरण के, रिटायर हो चुके हैं, उनको इसीलिए एक्सटेंशन मिला है ताकि वो इस मामले की सुनवाई वही करें और वही उस पर फैसला सुनाएं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि इसमें हाई प्रोफाइल देश के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। रोज एक आरोपी के बयान दर्ज हो रहे हैं, तकरीबन 1000 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा वर्किंग डे इसमें चला जाता है। नीलू, बिल्कुल, तो काफी अहम माना जा रहा है और अब एक एक कर सबके बयान लेने हैं क्योंकि 31 अगस्त तक सुनवाई पूरी भी कर रही है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खुद को कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार और प्रतिनिधि बताकर जालसाजी करने वाले एक युवक को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अशोक कुमार बौद्ध का नाम, ये युवक दिव्यांग है और गौरा चौराहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अशोक कुमार बौद्ध खुद को समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री का रिश्तेदार बताकर लोगों से जालसाजी करता था। फरवरी में अशोक ने कपड़ा व्यवसायी से 1.5 लाख रुपए के कपड़े लिए और उसके बिल को समाज कल्याण विभाग के नाम से बनवा दिया। कपड़ा व्यवसायी ने जब बिल भुगतान के लिए समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया तो जालसाजी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अशोक पहले भी जालसाजी के आरोप में जेल जा चुका है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।